इस कहानी की शुरुआत हमें मंगल ग्रह पर ले जाती है, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट अपने मिशन पर काम कर रहे होते हैं। चारों तरफ लाल मिट्टी, खामोशी और एक अलग ही दुनिया। ये सभी एस्ट्रोनॉट मंगल की जमीन से सॉइल सैंपल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि फ्यूचर मिशंस के लिए डेटा भेजा जा सके। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है कि तभी उन्हें एक अलार्मिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। मंगल ग्रह पर एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है। कमांड तुरंत दिया जाता है, मिशन अबॉर्ट करो और जितनी जल्दी हो सके अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ वापस लौटो। अब सब एस्ट्रोनॉट तेजी से अपने फ्लाइंग व्हीकल की ओर बढ़ने लगते हैं। हवा तेज हो रही होती है, मिट्टी आसमान में उड़ने लगती है। उसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। टीम का एक सदस्य मार्क वाटनी तेज हवा में किसी भारी चीज से टकरा जाता है और देखते ही देखते वो उस भयानक तूफान में गायब हो जाता है। कमांडर उसकी तरफ बढ़ने की बहुत कोशिश करती है, चिल्लाती है, कॉल करती है, लेकिन न कोई जवाब मिलता है न कोई सिग्नल। स्टॉर्म इतना खतरनाक हो चुका होता है कि वहाँ रुकना नामुमकिन हो जाता है। आखिरकार पूरी टीम ये मान लेती है कि मार्क वाटनी अब जिंदा नहीं है। भारी दिल के साथ सभी एस्ट्रोनॉट अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठते हैं और मंगल ग्रह को छोड़कर वापस निकल जाते हैं। जब तूफान शांत होता है तो हमें दिखाया जाता है कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है। वो बुरी तरह जख्मी होता है। उसके शरीर में, उसके पेट के अंदर उसके इक्विपमेंट की एक लोहे की रॉड घुसी हुई होती है। दर्द से कराहता हुआ किसी तरह वो खुद को संभालता है और अपने कैंप की तरफ बढ़ता है। वो कैंप जो साइंटिस्ट के रहने के लिए मंगल पर लगाया गया था। कैंप के अंदर पहुंचकर मार्क अपने शरीर से उस रॉड को बाहर निकालता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। स्टॉर्म में उसके सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पूरी तरह तबाह हो चुके होते हैं। मार्क अब इस पूरे ग्रह पर पूरी तरह अकेला फंस चुका है। धरती पर उसके साथी यही मान चुके होते हैं कि वो मर चुका है और अगर मार्क को इस ग्रह से जिंदा निकलना है तो उसे कम से कम 14 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन करीब 4 साल बाद मंगल पर आएगा, वो भी इस जगह से 32 किलोमीटर दूर। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, मार्क के पास 4 साल का खाना नहीं है। मतलब साफ है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भूख से मर जाएगा। और यहीं से मार्क एक बड़ा फैसला लेता है। अगर जिंदा रहना है तो उसे मंगल ग्रह पर खेती करनी होगी। उसके पास कुछ आलू होते हैं। वो सोचता है अगर आलू उगा पाए तो शायद जिंदा रह सकूं, लेकिन खेती के लिए पानी चाहिए और मंगल पर पानी नाम की चीज नहीं होती। फिर भी मार्क हार नहीं मानता। वो जानता है कि खेती के लिए क्या क्या चाहिए। वो मिट्टी इकट्ठा करता है, एक जगह बनाता है और पूरी तैयारी शुरू करता है, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब मार्क वाटनी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थी पानी। खेती के लिए उसे हर हाल में पानी चाहिए था और मंगल ग्रह पर पानी नाम की चीज नहीं मिलती। लेकिन एक अच्छी खबर भी थी, मार्क जानता था कि पानी बनाया कैसे जाता है। उसने अपने नोट्स याद किए। अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाया जाए तो पानी बन सकता है। खुशकिस्मती से उसके पास अपने इक्विपमेंट में इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगभग सारे टूल्स मौजूद थे। मार्क काम पर लग जाता है। पहली बार वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे इग्नाइट करता है, लेकिन एक बड़ी गलती हो जाती है। उसने उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं किया जो उसकी सांसों से बाहर आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि तेज रिएक्शन हुआ, जोर का धमाका हुआ और पूरा सिस्टम ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो गया। मार्क घबरा जाता है, लेकिन टूटता नहीं। वो समझ जाता है कि गलती कहाँ हुई थी। अगली बार वो पूरी कैलकुलेशन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केयरफुली मिक्स करता है। इस बार एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ वाष्पीकरण शुरू होता है, भाप बनती है और फिर पानी बूंदें टपकने लगती हैं। मार्क की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। कुछ ही समय में वो अपनी मिट्टी को उतना पानी दे पाता है जितनी खेती के लिए जरूरत थी। दिन गुजरते हैं और फिर एक ऐसा पल आता है जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। मंगल की उस बेजान मिट्टी से पहला पौधा अंकुरित होता है। मार्क उसे देखकर खुशी से हंस पड़ता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो अकेला था, लेकिन उस छोटे से पौधे ने उसे महसूस करा दिया कि वो अब भी जिंदा है। उधर धरती पर एक अलग ही कहानी चल रही थी। नासा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि मार्क वाटनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मीडिया में हर तरफ यही खबर चल रही थी। उसका फ्यूनरल भी कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन नासा की एक यंग सैटेलाइट ऑपरेटर जब मंगल की नई तस्वीरें देख रही होती है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। वो देखती है कि मंगल पर रखे गए कुछ इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। असल में ये वो सोलर पैनल्स थे जिन्हें मार्क खुद एक जगह से दूसरी जगह ले गया था। वो तुरंत अपने सीनियर्स को बुलाती है और तब नासा को एहसास होता है मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है। लेकिन सीनियर साइंटिस्ट एक कड़वी सच्चाई भी बताते हैं, हाँ वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो शायद भूख से मर चुका होगा, क्योंकि धरती से मंगल तक पहुँचने में कई महीनों का सफर लगता है और मार्क के पास इतने लंबे वक्त के लिए खाना नहीं था। सब जानते थे कि नासा का अगला मिशन करीब 4 साल बाद मंगल पर उतरेगा, वो भी इस जगह से 32 किलोमीटर दूर। और अगर मार्क को बचना है तो उसे वहाँ तक खुद पहुँचना होगा। उसके पास एक रोवर है, लेकिन वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि हर दिन के बाद उसे अपने सोलर पैनल्स रिचार्ज करने पड़ते हैं। नीचे नासा में लोग मार्क तक खाना और मदद पहुँचाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस पूरी तैयारी में कम से कम 3 महीने लगने वाले थे और फिर एक कार्गो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मंगल की तरफ भेजा जाना था। सवाल बस एक था, क्या मार्क तब तक जिंदा रह पाएगा? मार्क वाटनी को अब यह साफ समझ आ चुका था कि अगर नासा से मदद आने वाली है तो उसमें कम से कम 9 महीने लगेंगे, यानी लगभग पूरा 1 साल उसे मंगल ग्रह पर अकेले जिंदा रहना होगा। इधर मंगल पर उसकी आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो चुके थे और हैरानी की बात ये थी कि फसल उसकी उम्मीद से काफी अच्छी चल रही थी। मार्क धीरे धीरे आलू निकालना शुरू करता है। बड़े आलू अलग रखता है और छोटे आलूओं को फिर से मिट्टी में बो देता है। वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने सिर्फ आलू पर भरोसा किया और नासा से संपर्क नहीं किया तो चाहे जितने भी आलू उगा ले वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए मार्क एक बड़ा फैसला लेता है। वो मंगल पर एक ऐसी जगह जाने का सोचता है जहाँ एक बहुत पुराना प्रोब पड़ा था, पाथफाइंडर, एक ऐसा सिस्टम जो साल 1997 में खराब हो गया था और जिससे धरती का संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। नासा की टीम जो लगातार सैटेलाइट के जरिए मार्क की मूवमेंट पर नजर रख रही थी वो तुरंत समझ जाती है मार्क पाथफाइंडर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसके
अलावा और कुछ भी नहीं था। वो सिस्टम बहुत पुराना था, उसमें सिर्फ कैमरा काम करता था, लेकिन मार्क के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो पाथफाइंडर के कैमरे के सामने 3 बड़े बड़े बोर्ड्स लगाता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है, क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है? बाएं वाले बोर्ड पर लिखा होता है, हेलो अर्थ। और दाएं वाले बोर्ड पर, पहले मिलो फिर नाश्ता। धरती पर बैठे साइंटिस्ट्स जब उस कैमरा को लेफ्ट राइट मूव करते हैं और फिर उसे यस की तरफ घुमा देते हैं तो मार्क समझ जाता है वो मुझे देख रहे हैं। उस पल मार्क की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कई महीनों बाद वो पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं करता। इसके बाद मार्क और नासा एक खास तरीके से आपस में बात करने लगते हैं, कोड्स और मैसेजेस के जरिए। नासा की तरफ से मार्क को मैसेज भेजा जाता है, हम तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तभी मार्क को एक और बात पता चलती है, अब तक नासा ने उसके क्रू मेंबर्स को यह नहीं बताया था कि वो जिंदा है। उसका क्रू अभी भी अंतरिक्ष में था, धरती की तरफ लौट रहा था। आखिरकार नासा उन्हें सच्चाई बता देती है कि मार्क वॉटनी जिंदा है। ये खबर सुनकर क्रू मेंबर्स को खुशी भी होती है और दर्द भी। खुशी इस बात की कि उनका साथी जिंदा है, और दर्द इस बात का कि उन्होंने उसे मंगल पर अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। उधर मंगल पर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन फिर एक दिन भयानक हादसा हो जाता है। जिस जगह मार्क ने आलू उगाए थे वहाँ अचानक एक बड़ा धमाका होता है। पूरा का पूरा हैबिटेट नष्ट हो जाता है। उसने जो भी एनवायरनमेंट बनाया था वो सब खत्म हो जाता है और उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। अब मार्क दोबारा खेती नहीं कर सकता, क्योंकि जिस माहौल में आलू उग रहे थे वो माहौल पूरी तरह तबाह हो चुका था। अब जब हिसाब लगाया जाता है तो साफ हो जाता है कि मार्क के पास जितने आलू बचे हैं उनसे वो मदद आने तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मंगल पर एक बार फिर मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ मार्क खड़ा था। अब सच्चाई बिल्कुल साफ हो चुकी थी, अगर मदद समय पर नहीं पहुंची तो मार्क वॉटनी उससे पहले ही भूख से मर जाएगा। नासा को भी यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, इसीलिए नासा मार्क को एक सीधा सा मैसेज भेजती है, तुम्हें अब कम से कम खाना शुरू करना होगा ताकि जब तक मदद पहुंचे तुम किसी तरह जिंदा रह सको। मार्क इस बात को मान लेता है। जो खाना वो पहले दिन में 3 बार खाता था, अब वही खाना वो 2-3 दिन में सिर्फ 1 बार खाने लगता है। हर निवाला अब उसके लिए एक हिसाब बन चुका था। उधर धरती पर नासा उसके लिए एक कार्गो लॉन्च की तैयारी शुरू कर देती है, जिसमें खाना, जरूरी सामान और सर्वाइवल टूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती हो जाती है, जल्दी के चक्कर में नासा पूरी टेस्टिंग नहीं करती और फिर कार्गो को लॉन्च कर दिया जाता है। सब लोग सांस रोककर स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन मार्क की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च के कुछ ही पल बाद वो कार्गो आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। पूरे कंट्रोल रूम में खामोशी छा जाती है, क्योंकि अब सबको यही लगता है मार्क नहीं बचेगा। उसके पास अब ना खाना है ना कोई मदद रास्ते में। जब ये खबर मार्क तक पहुंचती है तो वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो नासा को एक आखिरी मैसेज भेजता है। उस मैसेज में वो लिखता है, अगर ये संदेश मेरे माँ बाप तक पहुँचे तो उनसे कहना कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद था, मैं हर रिस्क के लिए तैयार था, और अगर मैं यहाँ मर भी गया तो मेरी मौत किसी बड़े मकसद के लिए होगी जो मुझसे कहीं ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैंने मुश्किलों से भागने की कोशिश नहीं की, मैंने उनका सामना किया। इस मैसेज के बाद मार्क अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। उधर नासा में भी उम्मीद लगभग टूट चुकी होती है, लेकिन तभी एक नया मोड़ आता है। चीन नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास एक और लॉन्च के लिए पूरी तैयारी मौजूद होती है। अब नासा और चीन मिलकर करीब 28 दिनों में एक नया कार्गो लॉन्च तैयार करते हैं। और इसी बीच नासा की टीम में एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है। वो एस्ट्रोडायनेमिक्स का एक्सपर्ट होता है। रिच मार्क को बचाने का एक नया तरीका बताता है। वो कहता है, मार्क का क्रू अभी धरती की तरफ लौट रहा है, अगर उनका स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों ओर एक चक्कर लगाए तो हम धरती के पास से जरूरी सामान उन्हें भेज सकते हैं। फिर ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का इस्तेमाल करके उस शिप को दोबारा मंगल की तरफ मोड़ सकते हैं। स्लिंगशॉट यानी ग्रेविटी की ताकत का इस्तेमाल, जिससे किसी स्पेसक्राफ्ट को बिना एक्स्ट्रा फ्यूल दूसरी दिशा में तेजी से भेजा जा सकता है। रिच आगे कहता है, जब वो शिप मंगल के पास पहुंचेगी तब मार्क को वहां से निकाला जा सकता है। ये सुनकर नासा की टीम एक बार फिर उम्मीद से भर जाती है, क्योंकि अब मार्क वॉटनी की जिंदगी और मौत के बीच एक आखिरी मौका खड़ा था। अब असली प्रॉब्लम सामने आती है, अगर क्रू मंगल ग्रह पर उतरते हैं तो उनका मिशन वहीं खत्म हो जाएगा और फिर वो कभी भी धरती पर वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्लान ये था, क्रू को मंगल पर लैंड नहीं करना है, बल्कि मार्क वॉटनी को उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना होगा जो पहले से मंगल पर मौजूद है। वॉटनी को मंगल की ऑर्बिट से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में ऊपर आना होगा और वहीं मेंबर्स उसे पकड़ेंगे। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन हकीकत में ये प्लान बेहद डेंजरस था। नासा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, क्या सिर्फ एक इंसान की जान बचाने के लिए वो अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में डाल सकते हैं? अगर वो ऐसा करते तो वो वॉटनी तक समय से पहले पहुंच सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये होता कि बाकी क्रू का धरती पर लौटने वाला मिशन 533 दिन और लंबा हो जाता, और नासा ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। उनका मानना था, जिस इंसान के बचने की उम्मीद पहले से ही बहुत कम है उसके लिए 5 लोगों की जान दांव पर नहीं लगाई जा सकती। धरती पर यह फैसला ले लिया जाता है, मिशन कैंसिल। उधर मंगल पर मार्क वॉटनी फिर से उसी काम में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो मिशन जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी था, रिच। इस फैसले से खुश नहीं था, वो किसी भी तरह मार्क को बचाना चाहता था, और आखिरकार वो एक बड़ा कदम उठाता है। रिच पूरा प्लान सीधे उस स्पेसक्राफ्ट तक भिजवा देता है जिसमें वो 5 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, और ये सब नासा की परमिशन के बिना होता है। अब वो 5 एस्ट्रोनॉट खुद फैसला करते हैं, वो मार्क को लेने वापस जाएंगे। जैसे ही नासा को पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल रही है, उन्हें सब समझ आ जाता है। क्रू मार्क वॉटनी को लेने वापस लौट रहा है। अब नासा के पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए मजबूरी में नासा उन तक सारा जरूरी सामान पहुंचाने लगता है, फ्यूल, फूड, टूल्स, और इस बार चीन भी पूरी मदद करता है। उधर मंगल पर मार्क वॉटनी उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां से वो मंगल की ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहता है जिसका नाम है MAV। यही वो व्हीकल है जो उसे अंतरिक्ष तक ले जाएगा। दिनों बाद मार्क आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। M.AV का वजन बहुत ज्यादा था, अगर वजन कम नहीं हुआ तो वो अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मार्क को एक एक करके उसमें से सारा नॉन एसेंशियल सामान निकालना पड़ता है, C10 पैनल्स, एक्स्ट्रा पार्ट्स, सब कुछ। यहाँ तक कि वो अपनी सुरक्षा से जुड़ी कई चीजें भी बाहर फेंक देता है, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो न वो ऊपर पहुंचेगा और न ही क्रू उसे बचा पाएगा।
जाएगा। दुनिया भर की नजरें अब इसी मिशन पर टिकी थी और फिर वो पल आता है। मार्क वॉटनी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठता है, एक गहरी सांस लेता है और टेक ऑफ करता है। MSPAV धीरे धीरे मंगल की जमीन छोड़ता है और अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। मार्क रेडियो पर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर और टेंशन की वजह से उसकी आवाज कांप रही होती है। फिर भी वो ऊपर बढ़ता रहता है, क्योंकि अब या तो बचाव होगा या यहीं सब खत्म। अंतरिक्ष में पहुंचते ही मार्क वॉटनी कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है। शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव था, सांसें तेज थीं, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और जैसे ही रेडियो पर उसकी आवाज सुनाई देती है, पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। वॉटनी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मार्क रेडियो पर बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने स्पेस सूट को थोड़ा डैमेज करूंगा, उससे निकलने वाली हवा से मैं अपनी डायरेक्शन बदल सकता हूँ। क्रू उसे तुरंत मना करता है, ये बहुत खतरनाक है, ऐसा मत करो, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर रहे थे। वॉटनी अब भी बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। स्पीड कम करने के लिए क्रू को अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा डिटैच करना पड़ता है ताकि बैलेंस बन सके। मिशन कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर खुद बाहर निकलती है, सिर्फ उसे पकड़ने के लिए। अब वॉटनी साफ दिखाई देने लगता है, जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो टूट जाती है। अब वॉटनी तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगता है और तभी मार्क वही करता है जो उसने कहा था, वो अपने स्पेस सूट में छेद कर देता है। तेज हवा सीटी जैसी आवाज के साथ बाहर निकलती है और उसी हवा के सहारे मार्क अपने शरीर को डायरेक्शन देने लगता है। एक इंसान अंतरिक्ष में खुद को हवा के जरिए मोड़ रहा था। वो किसी तरह कमांडर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, मार्क फिर से फिसल जाता है। सांसें थम जाती हैं, लेकिन उसी रफ्तार में मार्क एक रोप को पकड़ लेता है, बस एक आखिरी पकड़, और इस तरह मार्क वॉटनी की जान बच जाती है। उसे सेफली स्पेसशिप के अंदर खींच लिया जाता है। पूरे जहाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इतनी मुश्किलों, इतने डर और इतनी उम्मीदों के बाद मार्क आखिरकार बच चुका था। कई समय बाद जब मार्क धरती पर लौटता है तो वो एक इंस्ट्रक्टर बन जाता है। वो स्टूडेंट्स को सिखाता है कि अगर कभी किसी दूसरी दुनिया में फंस जाओ तो जिंदा कैसे रहा जाता है, हिम्मत से, दिमाग से और कभी हार न मानकर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं